हेलो बच्चों, मेरा नाम गौरव अग्रवाल और आप देख रहे हैं बाजीराव केमिस्ट्री चैनल। तो बच्चों, आज हम चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एनसीईआरटी क्वेश्चंस के लिए जो फॉर्मूला, जो कंसेप्ट यूज़ में आते हैं, आज हम उनका डिस्कशन करेंगे। और ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चों, बगैर टाइम गवाए आइए स्टार्ट करते हैं जनरल कंसेप्ट एंड फॉर्मूला यूज्ड इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री बच्चों, एक्सरसाइज और जनरल इंफॉर्मेशन इस चैप्टर की, ब्रीफली नहीं, जनरल इंफॉर्मेशन, जिससे आप एक्सरसाइज की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। लगभग 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा ये। बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेसिक मतलब क्या है? इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिसिटी, या आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और केम मीन केमिकल एनर्जी। यानी कि यहां पर इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इंटर कन्वर्जन पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा जो मेन थीम है यहां पर क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ही कन्वर्ट करना हम पढ़ेंगे। दरअसल बच्चों, ये जो आता है, इसके लिए हम 2 टाइप के सेल्स का यूज करते हैं और उन्हीं सेल्स को हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। तो हमारा इस चैप्टर को पढ़ने का जो क्राइटेरिया होगा उसमें एक तो पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दूसरा गैल्वेनिक सेल, ठीक है। और थर्ड टॉपिक जो इसमें हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, वो है कंडक्शन इन सॉल्यूशन। बच्चों, यहां से बोर्ड में क्वेश्चन आता है, इसमें से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहां से आती है, कंडक्शन इन सॉल्यूशन। जानते हैं इनमें मेन काम क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें? केमिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और जाहिर सी बात है, तो गैल्वेनिक सेल में ठीक इसका उल्टा होता है। क्या? केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि केमिकल रिएक्शन होगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में। यहां पर क्या काम करेंगे हम? एनर्जी हम बाहर से देंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो जाकर केमिकल रिएक्शन होगी। ठीक है, यानी कि इस सेल में होने वाली रिएक्शन क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है, जहां पर डेल्टा जी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन इसमें प्रोसीड होती है। मतलब क्या? जब हम केमिकल एनर्जी देंगे तभी जाकर केमिकल रिएक्शन होगी। ठीक है, तो हम बाहर से एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, हम करवा रहे हैं रिएक्शन, तो वो क्या होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस मीन नॉन नेचुरल। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें जो है स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होगी, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होगी।
और जब स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है, नेचुरल तरीके से अपने आप ही केमिकल रिएक्शन होगी यहाँ पर, तो यहाँ पर डेल्टा जी जो होगा वो आपका होगा निगेटिव। तो बच्चों ये थी मेन थीम जहाँ पर हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, गैल्वेनिक सेल और कंडक्शन इन सॉल्यूशन। ओके बच्चों, आप नोट करिए पहले इसको। ओके तो बच्चों पहले लेते हैं हम क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आप अभी आपको मैंने बताया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। वेरी गुड, ये तो आपको ध्यान रखना ही है, यानी कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करेंगे और केमिकल रिएक्शन होगी, ठीक है। और क्या होगा, यहां पर हम दो तरीके से यहां पर इसको पढ़ेंगे, ठीक है। एक तो क्वांटिटेटिवली, और एक क्वालिटेटिवली। पहले क्वालिटेटिवली ले लें। और एक क्वांटिटेटिवली। मतलब क्या, क्वालिटी हमें क्या मिलेगा जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास कराएंगे, तो हमारा कैथोड पर क्या प्रोडक्ट होगा और एनोड पर क्या प्रोडक्ट होगा। मतलब क्या है, हम यहां पर डिसाइड करेंगे कैथोड प्रोडक्ट एंड एनोड प्रोडक्ट। हमें कैथोड पर क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है और एनोड पर क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है। बहुत अच्छा यहां से क्वेश्चन बनता है बोर्ड में, ठीक है। और जो कैथोड और एनोड पर जो आपके प्रोडक्ट मिले उसकी अमाउंट कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, तो किस में आएगा, ये क्वालिटेटिवली, ठीक है। मतलब हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट obtained at कैथोड एंड एनोड। आपको कैथोड पर और एनोड पर कितना प्रोडक्ट मिलने वाला है, तो वो क्या होगा आपका क्वालिटेटिवली। क्वांटिटेटिवली क्या होगा कि आपको कैथोड पर क्या मिलेगा और एनोड पर क्या मिलेगा। क्वांटिटेटिवली में कितना मिलेगा, क्या मिलेगा और कितना मिलेगा। ओके बस दैट्स इट। इसमें हम यही बात पढ़ेंगे, क्या मिलेगा कितना मिलेगा। ओके नोट करिए बच्चों। वेरी गुड। तो बात करते हैं पहले हम क्वालिटेटिवली। क्वालिटेटिवली मतलब विच प्रोडक्ट obtained at कैथोड एंड एनोड। आपको क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है कैथोड पर और एनोड पर। बच्चों मैं पहले आपको एक एग्जांपल लेकर बताऊं जरा। जैसे आपने ये एक सेल लिया और इसमें आपने इनर्ट इलेक्ट्रोड लगा दिया, ये ओके।
और मान लीजिए आपने यहां पर NaCl भर दिया, NaCl मोल्टन, यानी कि NaCl गला हुआ NaCl आपने भर दिया, एक्वस नहीं, ध्यान रखें मोल्टन भरा है हमने, और आपने इसको एक हाई वोल्टेज बैटरी से आपने कनेक्ट कर दिया, राइट, प्लस और माइनस। ठीक है बच्चों, यहां पर जो होगा, जो निगेटिव है वो होगा आपका कैथोड और पॉजिटिव होगा आपका एनोड। ठीक है, क्या होगा जब आप यहां से इसको ऑन करेंगे तब जाकर इसमें केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होगी इस सेल के अंदर, राइट। तो मतलब क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही किसमें, केमिकल एनर्जी में, राइट। क्या होगा, NaCl जो होगा, जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो इसमें केमिकल रिएक्शन होगी, यानी कि NaCl टूट जाएगा किसमें, Na प्लस में और Cl माइनस में, राइट। ये टूट गया, क्या हुआ इसका, इलेक्ट्रिसिटी पास करा इसमें सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन नहीं है ये, मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, तो ये लाइसिस हो गया, लाइसिस, यानी कि इसको बोलेंगे हम, इसका क्या हो, NaCl सॉलिड का क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, राइट, वेरी गुड। अब Na, इस सॉल्यूशन के अंदर जो Na प्लस होंगे और Cl माइनस, देखो इस वाली रोड पर है प्लस चार्ज और इस पर है माइनस, तो इस प्लस के पास भागेगा क्या, Cl माइनस, और इस माइनस पर भागेगा Na प्लस। ओके, तो क्या Na प्लस इस माइनस से इलेक्ट्रॉन लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम मेटल में, तो आपको कैथोड पर क्या प्रोडक्ट मिला, सोडियम मेटल। ये प्रोडक्ट आपको कहां पर मिला, कैथोड पर। ओके, Cl माइनस कहां पर जा रहा है, देखो आप प्लस वाली रोड की तरफ जा रहा है इस पर, तो Cl माइनस एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, ये नेगेटिव चार्ज, तो Cl में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, और फिर दो Cl आपस में मिलेंगे और क्या बनाएंगे, Cl2 गैस, यानी कि आपको जो प्रोडक्ट मिलना है एनोड पर वो क्या है, एनोड का प्रोडक्ट है आपका Cl2 गैस, कैथोड का प्रोडक्ट है Na सॉलिड, राइट। बच्चों अब आप कहोगे कि सर आपने ये दो स्टेप में क्यों करा। बच्चों मेटल हमेशा मोनो एटॉमिक फॉर्म में मिलती हैं और नॉन मेटल हमेशा पॉली एटॉमिक फॉर्म में, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में मिलती हैं, राइट। तो क्या सबसे पहले इसका चार्ज खत्म हुआ तो इसको बोलेंगे अपन प्राइमरी चेंज हुआ यहाँ पर, फिर उसके बाद जो न्यूट्रल स्पीसीज मिली उसके दो एटम ने आपस में मिलकर क्या बनाया, Cl2, तो इसको बोलेंगे हम क्या, सेकेंडरी चेंज। नोट करिए बच्चों, लेकिन बच्चों प्रॉब्लम उस टाइम आती है जब हम इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने इलेक्ट्रोड लिया और क्या भर लिया, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, और आपने यहां पर एक बैटरी कनेक्ट की, ओके, प्लस माइनस ये कनेक्ट की, तो अब यहां पर दिक्कत आएगी, क्यों, क्योंकि यहां पर एक से ज्यादा कंपोनेंट है, यहां पर एक ही कंपोनेंट, यहां पर तो सिर्फ NaCl था, यहां पर NaCl भी है और एक्वस का मतलब पानी भी है, वाटर भी है और NaCl भी है। तो अब हमको दिक्कत आनी है क्या, कैथोड और एनोड पर प्रोडक्ट को डिसाइड करने में, राइट। बात समझ में आई बच्चों आपको। तो हम प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करेंगे, हम प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे किससे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा ये बात,
आप इसको पहले नोट करिए। तो बच्चों ये आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसमें 24 1 से लेकर 24 तक एलिमेंट्स या कंपाउंड्स लिखे हैं। ठीक है, अगर किसी सेल के अंदर एक से ज़्यादा कंपोनेंट हैं तो फिर हम कैसे डिसाइड करें कि आपको कैथोड पर क्या मिलेगा और एनोड पर क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होने वाला है। ओके, तो देखते हैं बच्चों सिर्फ एक एग्जांपल, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैं एक्सरसाइज करने के लिए आपको तरीका बता रहा हूँ सिर्फ इस वीडियो में। क्या आपने क्या लिया, ये सेल लिया, बड़ा कर लो इसको थोड़ा सा, ये इसमें प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड डाल दिए 2 और इसको आपने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये कर दिया साहब, ओके ओके कर दिया मास्टर ने कनेक्टेड। ओके, प्लस और माइनस, माइनस क्या है कैथोड और प्लस क्या है एनोड। ओके, अब मान लो इस सेल के अंदर आपने NaCl का एक्वस सॉल्यूशन भर लिया। NaCl का शब्दों पर ध्यान दें, मोल्टन नहीं एक्वस। क्या होगा Na प्लस और Cl माइनस, और एक्वस का मतलब पानी भी होगा। ठीक है, 2 चीज़ हैं। अब ध्यान दें, ये तो पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है। इस प्लस वाले पर माइनस वाला जाएगा और इस माइनस वाले पर प्लस वाला जाएगा, जैसे आपने पहले वाले मोल्टन NaCl में देखा था। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत और है, वाटर भी तो है, वाटर इधर भी जाएगा और वाटर इधर भी जाएगा। ओके, तो बच्चों हम कैसे डिसाइड करें कि आपको क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है, किस पर, कैथोड पर और एनोड पर। तो आप जो है क्या काम करोगे, आप ऐसे करना, आप इधर लिखना आप एनोड, और एनोड क्या है आपका पॉजिटिव टर्मिनल, और एनोड पर हमेशा ध्यान रखना सेल कोई सा भी हो, चाहे गैल्वेनिक हो चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक हो, एनोड पर हमेशा ही ऑक्सीडेशन होना है। तो क्या ऑक्सीडेशन, और इधर क्या लिखेंगे कैथोड टर्मिनल कौन सा नेगेटिव, और इस पर क्या होना है रिडक्शन। वेरी गुड बच्चों, एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन। देखिएगा एनोड क्या है, ये है ये वाली रोड, दरअसल ये प्लेटिनम की रोड है, इनर्ट मेटल की। अब देखो एनोड पर कौन कौन जा रहा है, Cl माइनस जा रहा है, एक तो Cl माइनस, और कौन जा रहा है, वाटर भी तो जा रहा है, ये वाटर भी तो जा रहा है एनोड पर H2O। कैथोड पर कौन कौन गया, Na प्लस गया, ये Na प्लस ये जा रहा है, और कौन जा रहा है, वाटर भी जा रहा है, राइट। ये पानी बड़ा ऐबदार है, पानी की कीमत तुम क्या जानो। ये अब इस सीरीज में आप देखो, आपको वैल्यू तो याद होंगी नहीं इसकी, ठीक है, वैसे तो मैं तो याद करवा सकता हूं आपको, लेकिन अभी नहीं। ये जब मैं आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ाऊंगा आफ्टर बोर्ड एग्जाम, तभी आपको बात बताऊंगा। तो क्या Cl माइनस कहां पर है, देखो ये रहा 22 नंबर पर। तो इनका सबका SRP जो है नीचे को बढ़ रहा है, SRP इंक्रीज हो रहा सबका नीचे को। तो बस 1 to 22 यानी कि ये 22 नंबर पर है, Cl माइनस 22 पर है। ऑक्सीडेशन वाला वाटर कहाँ पर है, ऑक्सीडेशन वाला वाटर ये रहा, कौन से नंबर पर है, 21 नंबर पर। ओके, इधर आइए कैथोड पर, Na प्लस कहाँ पर है, 4 नंबर पर। रिडक्शन वाला वाटर कहाँ पर है, 7 नंबर पर। ठीक है, तो अभी आपने ये ट्रिक पढ़ी थी ये वाली, कैथोड पर कौन जाएगा जिसका SRP हाई होगा, तो कैथोड पर तो वो जाएगा जिसका SRP हाई होगा, यानी कि पानी जाएगा ये। एनोड पर कौन जाएगा जिसका SRP लो होगा, SRP लो किसका है, वाटर का ही है, राइट, वाटर का SRP लो है।
भाई 21 और 22 में कौन लो है? 21 लो है। तो अब क्या होगा आपका? तो अब आप वाटर की ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन लिखो, क्या है? देखो ये रखी 2H2O और आ गए O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4H प्लस, राइट। और वाटर की ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली रिएक्शन क्या है? 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आ गए H2 प्लस 2OH माइनस। अब आप देखो आपको एनोड पर क्या मिला? ऑक्सीजन गैस। कैथोड पर क्या प्रोडक्ट मिला आपको? कैथोड पर क्या प्रोडक्ट मिल रहा है बच्चों? H2। तो आप इस तरह से अलग अलग एक मिनट, आप इस तरह से अलग अलग सॉल्यूशन में आप ये डिसाइड कर सकते हो आपको एनोड पर क्या प्रोडक्ट मिलेगा और कैथोड पर आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, राइट। नोट करिए बच्चों आप इसको। ये सीरीज की वैल्यू क्या हो रही है? नीचे को इंक्रीज हो रही है, ध्यान रखें इसको। कैथोड पर जिसका SRP हाई होगा वो मिलेगा, एनोड पर जिसका SRP लो होगा वो मिलेगा। कुछ एक्सेप्शन केस हैं कंसंट्रेट सॉल्यूशन में, नोट करिए बच्चों। तो बच्चों ये तो हुआ कि आपको कैथोड पर और एनोड पर क्या प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन अब देखते हैं कि वो प्रोडक्ट कितना मिलेगा। तो ये क्या है? क्वांटिटेटिवली बच्चों कितना प्रोडक्ट मिलेगा? हाउ मच प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट कैथोड एंड एनोड, कितना प्रोडक्ट मिलेगा? ये बात हम जो डिसाइड करेंगे 2 रूल से डिसाइड करेंगे। क्या? फैराडे फर्स्ट लॉ और फैराडे सेकेंड लॉ। देखो आपको यहां पर यह ध्यान रखना होगा, फर्स्ट लॉ में आप क्रॉस मत कर देना, दोनों को डिफरेंट इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हो। इलेक्ट्रिसिटी, और यहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू होती है वो सेम होती है। क्या? सेम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हो। किसमें? सेकेंड लॉ में। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि कैथोड और एनोड पर मिलने वाला जो भी आपका प्रोडक्ट है वो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करता है, यानी कि W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, इस पर डिपेंड करता है Q पर। ओके। और इसमें जो कैथोड और एनोड पर जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो डिपेंड करेगा किस पर? उसके इक्विवेलेंट वेट पर। ठीक है बच्चों। तो जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को खोलोगे तो आ जाएगा W बराबर Z। Z में Z को मुझे ऐसे बनाना था लेकिन मैंने इसके बीच में ऐसे लगा दिया, क्यों? क्योंकि कभी आप इसको 2 समझो, ठीक है। तो ये क्या है? Z Q, राइट। Z है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ये है। और Z कितना होता है ये मैं आपको सब बताऊंगा डिस्क्रिप्टिव वीडियो में, सब कुछ एक एक बात। क्या? एटॉमिक मास या फिर मोलर मास अपॉन N इंटू F, हाँ, और इंटू, बस यही है, इंटू पिंटू अरे सर इंटू पिंटू कर रहे हो क्या? क्या जाएगा? W इज इक्वल टू क्या? एटॉमिक मास या फिर मोलर मास। अगर मॉलिक्यूल है तो मोलर मास यूज करोगे, एटम है तो एटॉमिक मास यूज करोगे, अपॉन N इंटू F। क्या होता है? F ही लिख दो, F का मतलब भी आपको पता है 96,500 इंटू, और Q क्या होता है? Q इज इक्वल टू होता है IT, बस
आप ये जाने कि अधिकतर क्वेश्चन इससे ही सॉल्व हो जाएंगे आपके इसी फॉर्मूले को लगाकर। एफ की वैल्यू कितनी होती है 96,500 कूलाम या फिर 96,487 कूलाम, कितनी भी रख दो। अगर आपकी कैलकुलेशन बढ़िया तो इसको रखो और ऐसे ही हो तो फिर इसको रखो, राइट। ये क्या है वेट, कितना वेट मिलेगा आपको। सेकंड लॉ में क्या W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। हम ये फॉर्मूला इसको यूज करके ही निकाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ज़्यादा पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात समझ रहे हैं। नोट करिए बच्चों, हम इस फॉर्मूले को रखकर फैराडे लॉ के अधिकतर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। करवाऊंगा मैं क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज के, लिख लो आप। बात करेंगे गैल्वेनिक सेल की। गैल्वेनिक सेल क्या होता है भाई, इसमें केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ध्यान रखें आप लोग। उसमें क्या था इलेक्ट्रोलाइटिक में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, और यहाँ पर क्या है केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और क्या होगा डेल्टा जी निगेटिव होगा, और निगेटिव होने पर रिएक्शन कैसी होगी स्पॉन्टेनियस, राइट। अब होता क्या है इसका, हल्का हल्की बात बता रहा हूँ सिर्फ, जिससे आप क्वेश्चन कर पाओ और थ्योरी भी थोड़ा बहुत कर सको आप। क्या आपने दो पोर्ट लिए, एक में आपने इलेक्ट्रोड डाला ये वाला और एक में ये डाला, ये इसका लेफ्ट हैंड है, ये आपका राइट हैंड है। तो लेफ्ट हैंड में आपने क्या लिया हाई रिएक्टिव मेटल इलेक्ट्रोड, हाई रिएक्टिव मेटल को लिया, और यहां पर क्या लिया आपने लो रिएक्टिव मेटल का इलेक्ट्रोड लिया। हाई रिएक्टिव मेटल इलेक्ट्रोड जैसे जिंक, यहां पर क्या लिया कॉपर, और दोनों को आपने कनेक्टेड कर दिया, यहां पर एक बल्ब लगा दिया। ये जिंक को ZnSO4 के सॉल्यूशन में डाल दिया, और कॉपर को आपने कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में डाल दिया। ये डाल दिया आपने, राइट। अब होगा क्या, चूंकि ये हाई रिएक्टिव मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन सर्किट में लूज करेगी ऐसे, और इलेक्ट्रॉन इधर चल पड़ेगा। तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा ऑक्सीडेशन, और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो यहां पर हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। तो Zn सॉलिड इस रोड में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है और कन्वर्ट हो गया किसमें Zn2+ में, जो किसमें जाएगा Zn2+ निकल के इसमें से एक्वस सॉल्यूशन में आ गया Zn2+, ओके। और क्या होगा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए इस रोड पर, तो इसमें क्या था CuSO4 Cu++ SO4 Cu++ इस पे जाकर डिपॉजिट हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ Cu++ 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए Cu सॉलिड, ये कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पर है ऑक्सीडेशन और यहाँ पर है ये रिडक्शन। क्या हुआ Zn सॉलिड Cu2+ किसमें ये एक्वस सॉल्यूशन में, और आ गए Zn2+ एक्वस और Cu सॉलिड। ये बन गई इसकी क्या रेड ऑक्स रिएक्शन। ये स्पॉन्टेनियस नेचर की होती है, अपने आप ही होती रहती है, आपको कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात लगातार केमिकल एनर्जी बनेगी यहाँ पर, और ये
बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो कर जाएगा। ठीक है, और करंट किधर को फ्लो होगा, जिधर को इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसके अपोजिट करंट फ्लो होता है, ऐसे। इसमें यहाँ पर एक सोल्ट ब्रिज लगा होता है, ऐसे। इसमें क्या भर देते हैं, KCl भर दो जेल फॉर्म में, ये भर दो, बस ये आयंस को बैलेंस करता है, राइट। तो ये आपका क्या है, गैल्वेनिक सेल। और एक बात ध्यान रखने की है, यहाँ पर एनोड पर क्या होगा, हम हमेशा ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर ये वाला एंड है कैथोड, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। सर हमें याद रखने में दिक्कत होगी, तो आप क्या काम करोगे, ABCD तो सबके याद होंगे ही। कैसे याद करोगे, ABCD में A पहले आता है, ये कैथोड का C, तो A पहले आता है, राइट। O का O पहले आता है, ये R, ऑक्सीडेशन का O पहले आता है ABCD में, तो ऑक्सीडेशन। निगेटिव का N पहले आता है, या पॉजिटिव का P N पहले आता है, तो लेफ्ट हैंड पर है ये। ठीक है, बात समझ में आ गई आपके। तो एनोड ऑक्सीडेशन निगेटिव ये है, और कैथोड रिडक्शन और पॉजिटिव ये है। ठीक है, ध्यान ये रखना है आपको, चाहे सेल कोई सा भी हो, हमेशा एनोड पर ऑक्सीडेशन ही होना है, कभी भी एनोड पर रिडक्शन नहीं होता। यहाँ पर एनोड क्या है, पॉजिटिव है, एनोड क्या है, निगेटिव है। उस सेल में इलेक्ट्रोलाइटिक में एनोड पॉजिटिव है, यहाँ पर कैथोड पॉजिटिव है, उसमें कैथोड निगेटिव है। ध्यान रखेंगे आप लोग, ओके, नोट करिए। और एक बात और समझ लो, अभी इस सेल का आधा पार्ट क्या कहलाता है, हाफ सेल। ये है, चूंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन हाफ, ये वाला आधा पार्ट क्या है, रिडक्शन हाफ, और पूरा कॉम्बिनेशन क्या है, सेल, गैल्वेनिक सेल। ओके, नोट करिए। तो बच्चों, अभी जो आपने फिर ये सेल देखा था, ये वाला ऐसे, हाँ ये ऐसे, तो यहाँ पर क्या था, एनोड, और ये था कैथोड। यहाँ पर था ऑक्सीडेशन, यहाँ था रिडक्शन, यहाँ था नेगेटिव और ये था पॉजिटिव, राइट। यही तो था बच्चों। हम इस सेल का ओवरऑल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि सॉरी, हम इस सेल का सेल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, ठीक है, कैसे निकालेंगे, ई सेल, क्या लिखेंगे हम उसको, ई सेल क्या होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन है, एनोड पर ऑक्सीडेशन है, और कैथोड पर क्या है, रिडक्शन है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप, एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ई ऑक्सीडेशन के लिए लिखेंगे हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कहां पर, एनोड पर। इस यहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन जहां पर होगा तो उसके लिए होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ओके, ई यहां पर रिडक्शन है तो रिडक्शन पोटेंशियल कहां पर है, कैथोड पर, रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड, राइट। ओके, और आपको ध्यान रखना है, देखो आप जो एनसीईआरटी में पढ़ते हो रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में पढ़ते हो हर एक चीज़, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं पढ़ते आप, लेकिन फिर भी अगर आप ध्यान रखेंगे तो जो ई रिडक्शन पोटेंशियल है, अगर मान लो जैसे ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो अगर मैं इसको रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में कन्वर्ट करूंगा, तो अगर ये पॉजिटिव है तो हो जाएगा ये रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में हो जाएगा निगेटिव। तो इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या, ई, मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ना लिख के रिडक्शन पोटेंशियल लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल किस पर, एनोड, प्लस ई रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड। ओके, तो आप इसको सही से लिख लें, प्लस वाले को पहले और माइनस वाले को बाद में। ई रिडक्शन पोटेंशियल कहाँ पर, कैथोड पर, और ई रिडक्शन पोटेंशियल कहाँ पर, एनोड पर। तो ये क्या है आपका, ई
सेल निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, ये अगर कहीं पर मान लो ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू +1 वोल्ट है, ये मान लो +2.1 वोल्ट है, तो ई रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू उतनी ही होगी लेकिन माइनस में होगी, -2.1 वोल्ट। ओके, नोट करिए बच्चों। तो बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कैलकुलेशन, ठीक है, यानी कि ईएमएफ कैलकुलेशन। देखो बच्चों, हम कोई भी काम करते हैं दो कंडीशन में करते हैं, एक तो स्टैंडर्ड में और एक नॉन स्टैंडर्ड में। स्टैंडर्ड कंडीशन में काम करना थोड़ा सा आसान होता है, ठीक है, तब कोई आप स्टैंडर्डाइज वर्क कर रहे हो तो वो थोड़ा आसान होगा, लेकिन नॉन स्टैंडर्ड में आपको क्या करना पड़ेगा, जुगाड़ लगाना पड़ेगा कि कैसे होगा, तो थोड़ा मुश्किल होगा। तो पहले जानते हैं हम स्टैंडर्ड कंडीशन में हम कैसे ईएमएफ निकालते हैं। आसान है, इजी है भैया, ये थोड़ा लिखना बेकार है। कैसे स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो ई सेल इसके ऊपर लगा देंगे नोट, जीरो का मतलब क्या, छोटा सा जीरो बनाएंगे, नोट बराबर ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल कहाँ पर, कैथोड पर, माइनस ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल कहाँ पर, एनोड पर। ये हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे किसमें, स्टैंडर्ड कंडीशन में। क्या, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किस पर, कैथोड पर, और ESRP कहाँ पर, एनोड पर। इसको यूज़ कर सकते हो। अब मुद्दा ये है सर, ये बताइए कि स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है। स्टैंडर्ड कंडीशन है भैया 298 केल्विन, 1 ATM प्रेशर और 1 मोलर कंसंट्रेशन। अगर कहीं सॉल्यूशन में ये तीनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं तो वो स्टैंडर्ड है, और अगर एक भी अनफॉलो हो रही है तो वो फिर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है। मतलब क्या, 298 केल्विन हो, 1 ATM भी हो, लेकिन 1 मोलर ना हो तो नॉन स्टैंडर्ड है, 2 ना हो 1 हो तब भी नॉन स्टैंडर्ड है। तो कुल मिला के क्या है, ये कंडीशन अगर ना हो तो फिर क्या होगा, आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस में कैलकुलेट होगा, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में, ठीक है। और इसके लिए हम किसको यूज करेंगे, यूज नर्स्ड इक्वेशन। आप यहां पर ईएमएफ निकालने के लिए किसका यूज करोगे, नर्स्ड इक्वेशन का आप यूज करोगे। क्या है वो, ई सेल, मैंने इसके ऊपर नोट नहीं लगाया, इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग क्या, ऑक्सीडेशन की कंसंट्रेशन अपॉन रिडक्शन की कंसंट्रेशन। आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में, ठीक है। और अगर मान लीजिए, ये भी ध्यान रखेंगे, अगर रिएक्शन किसमें, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर है, यानी कि जिस रेट से फॉरवर्ड चल रही है उस रेट से बैकवर्ड चल रही है, तो वहां पर
ई सेल क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, ई नोट सेल निकलेगा फिर 0.0591 अपॉन एन लोग, ये फॉरवर्ड है ये बैकवर्ड है, तो क्या जाएगा के सी, आप के सी भी निकाल सकते हो। ओके ओके बच्चों, तो ये दो फॉर्मूले हो गए। एक फॉर्मूला गिब्स एनर्जी से रिलेटेड हो रहा है, क्या, डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई सेल, ये है गिब्स एनर्जी इन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है, ये है ईएमएफ इन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। और अगर मुझे स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालना है तो मैं क्या यूज करूंगा, डेल्टा जी नोट माइनस एन एफ ई नोट सेल, ये फॉर्मूला है। तो ये आप ध्यान रखोगे, सारे क्वेश्चन इन फॉर्मूले के थ्रू हो जाएंगे, ठीक है ना, एक्सेप्ट जेई आईआईटी के क्वेश्चंस, कुछ टिपिकल क्वेश्चन को छोड़कर। बोर्ड लेवल पर ये फॉर्मूले सफिशिएंट हैं, लेकिन अगर हम जब इसको जेई आईआईटी में इसको पढ़ाएंगे इसको, तो यही फॉर्मूला 4 तरीके से मैं इसको डिफाइन करूंगा आपको ब्रीफली, ठीक है, जहाँ पर प्रेशर को, ये सब 4 तरीके से आपका डिफाइन होगा। ये देखेंगे आप जब आपको मैं आईआईटी जेई की वीडियो अपलोड करूंगा यहाँ पर, राइट, नोट करिए बच्चों। अब बच्चों देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इस चैप्टर का थर्ड पार्ट, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ओके, मतलब जैसे ये सेल है, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स भरा हुआ है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है इसके अंदर को, तो वो कंडक्टेंस हमें पढ़नी है, राइट। आप जानते हो ओम्स लॉ क्या होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है, या V इज इक्वल टू क्या, IR, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन I। रेसिस्टेंस क्या होगा, वोल्ट अपॉन एम्पियर, तो इसकी यूनिट क्या बन गई, वोल्ट अपॉन एम्पियर, या फिर इस यूनिट को आप क्या लिख सकते हो, ओम, यानी कि रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। तो पहले हम पढ़ेंगे रेसिस्टेंस R क्या होता है। देखो, अगर मैं एक वायर के बारे में बात करूं, वायर के लिए एक ही वायर है, वायर की लेंथ L है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो होगा ऐसे होगा। लेकिन अगर मैं इस बात को सॉल्यूशन में चेंज करूं, इसमें ये 2 इलेक्ट्रोड पड़े हुए हैं, ये दोनों इलेक्ट्रोडों को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, L, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, A। तो आप ध्यान दो, जितना वायर मोटा होगा उतना ही उसमें रेसिस्टेंस कम होगा, यानी कि क्या, R रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, और जितने वायर की लंबाई ज़्यादा होगी उतना ही रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, यानी कि, और क्या, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, क्या बनेगा, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, या आप क्या लिख सकते हो इसको, R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A। R क्या है, रेसिस्टेंस, रो क्या है, रेसिस्टिविटी, L क्या है, लेंथ बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड, और A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसको कंबाइंड रूप से बोलते हैं क्या, सेल कांस्टेंट G स्टार, ठीक है, L अपॉन A क्या है, G स्टार, ठीक है, या L अपॉन A ऐसी रहने दो, सेल कांस्टेंट आपकी इच्छा है। इसकी यूनिट क्या होगी,
यूनिट क्या होती है इसकी रेसिस्टेंस की, अभी बताया था ओम। क्या यूनिट है? ओम। या फिर साइमन इनवर्स। ध्यान रखिए 2 यूनिट है, ओम या फिर साइमन इनवर्स। नोट करिए बच्चों। अब देखते हैं इसमें कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? इसको कुछ बुक्स में जी से और कुछ बुक्स में सी से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? वेरी गुड। तो आपको पता ही है कंडक्टेंस और रेसिस्टेंस ठीक दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। यानी कि आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए वायर है, वायर के अंदर कितनी मुश्किल से करंट पास होगा तो वो क्या है? रेसिस्टेंस। यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ करंट इन वायर, राइट? इस वायर के, मान लीजिए ये वायर है, इसके अंदर करंट के फ्लो होने में रुकावट जो होगी वो क्या होगा? रेसिस्टेंस। और कितना आसानी से करंट पास हो जाएगा वही क्या है? इसका उल्टा कंडक्टेंस। तो हम क्या बोल सकते हैं? G1/R। और अभी आपने पढ़ा था R इजिकल टू क्या था? रो इंटू L/A। तो क्या लिख सकते हैं आप इसको? 1/रो इंटू L/A। अभी आपने पढ़ा था कि साहब हम L/A को क्या बोल रहे थे? G स्टार। तो क्या बोल सकता हूं मैं इसको? 1/रो इंटू G स्टार। रो क्या है? रेसिस्टिविटी। और रेसिस्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी की उल्टी। 1/कप्पा। ये क्या है? कप्पा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? G इजिकल टू कप्पा अपॉन G स्टार, यानी कि G इंटू G स्टार इजिकल टू कप्पा। पप्पा नहीं, कप्पा। G क्या है? कंडक्टेंस। ये है G स्टार। क्या है? सेल कांस्टेंट। K क्या है? कंडक्टिविटी। यूनिट देखते हैं कंडक्टेंस की। यूनिट क्या होगी? 1/R था, R की यूनिट क्या थी? ओम। तो इसकी होगी ओम इनवर्स। और इसको अगर मैं उल्टा लिखूंगा तो क्या आ जाएगा? MHO। इनवर्स हट जाएगा। या फिर महो। या फिर ओम इनवर्स क्या होता है? साइमन। या फिर साइमन। तो इसकी ये 3 यूनिट्स हैं। ओम इनवर्स कह दो, चाहे महो कह दो, चाहे साइमन्स बोल दो। ठीक है? ओके, नोट करिए बच्चों। अब बच्चों देखते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है? इसका दूसरा नाम है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यानी कि कप्पा। ये तो बच्चों क्या था? ये पहले जानते हैं अपन। रेसिस्टेंस क्या था? R इजिकल टू रो इंटू L/A था। ठीक है? तो आपको पता है रो इजिकल टू क्या हो जाएगा? 1/कप्पा। तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको? 1/कप्पा इंटू L/A। ये लिखा जा सकता है ये। ओके। और कंडक्टिविटी को कप्पा से, तो कप्पा इधर को ले आओ, R इधर को ले आओ। तो कप्पा इजिकल टू 1/R इंटू L/A। और आपको पता है 1/R इजिकल टू क्या होता है? कंडक्टेंस। क्या लिख सकते हो? कप्पा इजिकल टू G इंटू L/A। ये फॉर्मूले बन गए या कैसे बना लो, आपकी इच्छा है फॉर्मूले। तो बस आपको तरीका पता होना चाहिए। क्या स्पेसिफिक, यानी कि स्पेसिफिक वर्ड जुड़ा, यानी कि 2 इलेक्ट्रोडों के बीच जो L लेंथ है ये, वो कितनी मान लिया आपने? 1 सेंटीमीटर। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या मान लिया? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है? तो उस टाइम भाई ये भी 1 सेंटीमीटर
और ये भी 1, तो उस टाइम जो इसमें कंडक्टेंस होगी वही क्या होगी, कंडक्टिविटी होगी। एक बार फिर सुन लें, किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर अगर इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस L 1 सेंटीमीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस टाइम जो कंडक्टेंस होगी वही क्या होगी, कंडक्टिविटी। ऐसे बोल दो आप इसको, राइट। इसकी यूनिट क्या होगी भैया, यूनिट देख लो, कप्पा, और आपको कंडक्टेंस की आपको यूनिट याद होगी, क्या थी, ओम इनवर्स, और एल क्या है, सेंटीमीटर, ये भी क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बना, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होगी इसकी यूनिट, या फिर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि साहब आपने सेंटीमीटर क्यों लिया, मीटर क्यों नहीं लिया। अरे भाई सेल तो छोटा ही होगा, सेल बड़ा थोड़े, सेल एक मीटर का सेल थोड़ी लोगे आप, तो आप छोटी यूनिट की यूज़ करोगे, बोले डेसीमीटर यूज़ कर लो। अरे वो तो आपको दिखाई नहीं देगी, तो आप यहाँ पर सेंटीमीटर को यूज़ करोगे, ओके। लेकिन जो इसको हम डिफाइन करेंगे, हम इसको जो डिफाइन करेंगे, आप क्या बोलोगे, आप इसको 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर जो कंडक्टेंस है वही क्या है, कंडक्टिविटी है। 1 ml, ध्यान रखें, बहुत मोस्ट बात है ये, 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर जो कंडक्टेंस है वो ही क्या है, कंडक्टिविटी है। क्या मतलब, क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू एल इंटू एल, और L इंटू ये क्या है, एरिया A, तो क्या हो गया, ये तो हो गया 1 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब, और आपको पता है 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है 1 ml। तो अगर इसके अंदर जो सॉल्यूशन है वो 1 ml है, और उसके अंदर जो कंडक्टेंस है वो ही क्या है, कंडक्टिविटी है, यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। नोट करिए बच्चों। बात करते हैं रेसिस्टिविटी, यानी कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या होता है, रो। तो आपने पढ़ा था क्या, अभी पढ़ा था कंडक्टिविटी, तो उल्टा होगा कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी, यानी कि रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन कप्पा, बस बात खत्म। बाकी फॉर्मूले तो आप कितने बड़ा बना लो। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, क्या थी उसकी यूनिट, इसकी यूनिट क्या थी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओम सेंटीमीटर, या फिर साइमन इनवर्स सेंटीमीटर, ओके। अब बात करेंगे इसमें मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। नोट करिए, क्या, मोलर कंडक्टेंस यानी कि कैपेम, और दूसरी बात जानेंगे हम इक्विवेलेंट। बोर्ड में इसका यूज़ नहीं है वैसे, लेकिन एक ही टर्म है, पढ़ लो इसको, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, यानी कि कैप EQ। फॉर्मूला इसका है कैप M बराबर कप्पा इंटू 1000 अपॉन M कप्पा आपको पता ही है, कंडक्टिविटी, और ये क्या है, मोलैरिटी, और इसका फॉर्मूला है कैप EQ बराबर कप्पा इंटू 1000 अपॉन N। बस फर्क क्या है, यहाँ पर मोलैरिटी है, यहाँ पर नॉर्मेलिटी है। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूँ, आपने कप्पा की यूनिट पढ़ी थी क्या, ओम इनवर्स, क्या था, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, इसकी ओम इनवर्स सेंटीमीटर
इनवर्स। इसकी यूनिट होती है मोल पर एम एल, वो एम एल पर मोल। मैं आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ाऊंगा तब जाके ये आपको बात क्लियर होगी कि एम एल पर मोल क्यों है। एम एल पर मोल है ये, ठीक है। तो ओम इनवर्स क्या होता है? साइमन। सेंटीमीटर इनवर्स, एम एल क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब। 1 ml बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो क्या सेंटीमीटर क्यूब पर मोल, ठीक है। तो क्या जाएगा? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इसकी यूनिट हो गई। बिल्कुल इसी तरह से ही बस यहाँ पर क्या है? इक्विवेलेंट। तो मोल की जगह आ जाएगा इक्विवेलेंट इनवर्स। क्या आएगा? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल, नहीं इक्विवेलेंट इनवर्स। ये इसकी यूनिट हुई। ओके, नोट करिए बच्चों। बच्चों बात करेंगे हम अब कोरलास लॉ। किसकी? कोरलास लॉ की। कोरलास लॉ क्या कहता है? ये कहता है आपसे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ आयंस। कैसे? यानी कि इसने क्या कहा? मोलर कंडक्टिविटी तो ये हुआ कैपएम, किस पर? इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। जीरो का मतलब क्या है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसका हम दूसरे नाम से बुला सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी, या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी हम इसको बोल सकते हैं। ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या फिर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या? लैम्डा पॉजिटिव नोट प्लस लैम्डा नेगेटिव नोट, ठीक है। और क्या? न्यू पॉजिटिव और न्यू नेगेटिव। ये है क्या है? ये मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये क्या है? लैम्डा पॉजिटिव नोट और लैम्डा नेगेटिव नोट। हाँ, ये है आयनिक कंडक्टिविटी। और न्यू पॉजिटिव और न्यू नेगेटिव ये क्या है? कोफिशिएंट। बताऊंगा बात अभी क्या है। फॉर एग्जांपल आपने जैसे मान लो BaCl2 को तोड़ दिया, कैसे टूटेगा? Ba डबल प्लस और 2Cl नेगेटिव। तो मैं इसकी फॉर्म में क्या लिखूंगा? कैप एम किसका? BaCl2 का एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बराबर लैम्डा Ba डबल प्लस और क्या प्लस लैम्डा Cl माइनस, दोनों के ऊपर नोट। ओके, न्यू पॉजिटिव क्या होगा? इसका कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर? 1, इसका कितना? 2। तो न्यू पॉजिटिव हो जाएगा 1 और न्यू नेगेटिव हो जाएगा 2। तो 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो ये होगा बस। ओके, कुछ और भी एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे Al2SO4 का होल थ्राइस। आपको क्लैरिटी और आएगी। 2Al3 प्लस 3SO4 डबल माइनस क्या आएगा? कैप एम नोट Al2SO4 का होल थ्राइस बराबर लैम्डा Al3 प्लस प्लस लैम्डा SO4 डबल माइनस। अब कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर? 2 और यहाँ पर 3। बस यहाँ पर 2 रख देंगे, यहाँ पर 3 रख देंगे, हो गया ये। तो अलग चाहे देखो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये स्ट्रॉन्ग के लिए दिया गया है। ये एनी इलेक्ट्रोलाइट, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप कोरलास लॉ अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर अल्फा भी निकाल सकते हो। अल्फा क्या होगा? मोलर कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन। सी का मतलब क्या है? वो कंसंट्रेशन जो दी हुई है, यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाली नहीं, अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन।
तो आप यहाँ पर क्या निकाल सकते हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, और डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल सकते हो, के क्या, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा से, जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था ओस्टवाल्ड डायल्यूशन लॉ, ये वहाँ से फॉर्मूला है। तो आप इनके थ्रू भी अल्फा या फिर के निकाल सकते हो इसको यूज़ करके। ओके, तो ये है आपका कोरलास लॉ, और यहाँ से सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं आपके बोर्ड में, राइट। नोट करिए बच्चों। और आपको एक छोटी सी टर्म और बताना चाहूँगा कि जो डाइल्यूशन पर है कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी कैसे अफेक्टेड करती है। देखो, डाइल्यूशन बढ़ाने पर, अगर मैं डाइल्यूशन को, इसका मतलब है इंक्रीज करा डाइल्यूशन, बढ़ाऊंगा तो कंडक्टेंस जी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। कप्पा कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, लो ऐसे लिख दिया DOD, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आप इसको भी याद रखें, आ सकता है कुछ एक बात इसमें से, राइट। नोट करिए बच्चों, यहाँ पर जितनी भी बात आपको इसमें पढ़ाई है, जितने भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, सब आपके जो इस 1 घंटे की ये वीडियो है, 1 घंटे कुछ मिनट की, इससे सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोल्व हो जाएंगे। ओके, तो अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एक्सरसाइज के साथ। ओके, बाय बाय।